साथियों, लेखा से संबंधित एक नवीन टॉपिक को लेकर के आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक है ड्राइंग लिमिट की गणना। साथियों, ड्राइंग लिमिट की गणना का ऋण खाते में काफी ज्यादा महत्व है। अगर ड्राइंग लिमिट की गणना सही प्रकार से नहीं की गई हो तो ये देखा जाता है कि बकाया की गणना करने में तो समस्या आती ही है, एनपीए की गणना भी गलत हो जाती है और आगे चल करके ये ऑडिट आपत्ति का कारण भी बनता है। तो इस प्रकार ड्राइंग लिमिट की गणना खाते में सही होना आवश्यक है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है और ये गत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट से भी स्पष्ट हुआ है कि खातों में ड्राइंग लिमिट की गणना किन्हीं न किन्हीं कारणों से सही नहीं की जाती रही है। तो आज इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ऋण खातों में ड्राइंग लिमिट की गणना सही प्रकार से कैसे की जाए। तो साथियों, जब ड्राइंग लिमिट की गणना की बात आती है तो 3 आवश्यक तथ्य हैं जिनकी जानकारी होना अनिवार्य है। 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर अगर हम सही तरीके से जानेंगे तो हम ड्राइंग लिमिट की सही प्रकार से गणना कर सकेंगे। पहला प्रश्न है कि ऋण खाते में पहली किस्त कब आएगी। दूसरा प्रश्न है कि कितनी किस्तें बनेंगी और ये किस्तें कैसी होंगी, अर्थात इनकी आवर्तता किस्तों की क्या होगी, ये वार्षिक होंगी, अर्धवार्षिक होंगी, त्रैमासिक होंगी या मासिक होंगी। और अंतिम प्रश्न ये है कि कुल मूलधन कितना है और एक किस्त का मूलधन कितना होगा। तो साथियों, इन सवालों पर बारी बारी से विचार करें। तो सबसे पहले पहली किस्त कब आएगी। साथियों, किस्त का आना विशेषकर इस पहलू पर निर्भर करता है कि ऋण की अंतिम किस्त कब दी गई है और ग्रेस पीरियड कितना है, और साथ ही साथ किस्तों की आवर्तता क्या है। किस्तें वार्षिक हो सकती हैं, अर्धवार्षिक हो सकती हैं, त्रैमासिक हो सकती हैं या मासिक हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो अगर किस्त वार्षिक है तो इसकी मांग या तो 1 अप्रैल को देय होगी या 1 अक्टूबर को देय होगी, जबकि अगर किस्त अर्धवार्षिक है तो इसकी मांग 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को दोनों तिथियों में देय होगी। साथियों, इस संबंध में जो तीसरी बात है वो ये है कि पहली किस्त हमेशा लोन का ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद ही देय होती है, अर्थात ऋण की जो अंतिम किस्त है उसमें अगर ग्रेस पीरियड को जोड़ देंगे तो उसके बाद की जो 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर आएगी उसको पहली किस्त देय होगी। तो साथियों, अब यहीं पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ग्रेस पीरियड क्या है और ग्रेस पीरियड को हम ज्ञात कैसे करें कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना ग्रेस पीरियड है। तो जहां तक ग्रेस पीरियड की बात है तो ग्रेस पीरियड को डिफाइन किया गया है कि ऋण की अंतिम किस्त दिए जाने और ऋण से स्थापित प्रोजेक्ट के आय सृजित करना आरंभ करने के बीच की अवधि ही ग्रेस पीरियड है। अर्थात जब हमने लोन की लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दी और जब वो लोन वायबल हो गया, यानी कि उसने इनकम जनरेशन शुरू कर दिया, उसके बीच का जो पे पीरियड है उसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। ग्रेस पीरियड को प्रधान कार्यालय के विभिन्न परिपत्रों में स्पेसिफाई किया गया कि किस प्रोजेक्ट में कितना ग्रेस पीरियड होगा। हम विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से ग्रेस पीरियड जान सकते हैं और जो योजना से संबंधित परिपत्र है उसमें भी ग्रेस पीरियड का उल्लेख होता है। अब जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि किस्तें कैसी होंगी, अर्थात उनकी आवर्तता कैसी होगी और कितनी किस्तें बनेंगी। तो किस्तें कैसी होंगी, इस चीज का निर्धारण योजना के अनुरूप होता है। कुछ योजनाओं में किस्तें वार्षिक होती हैं, कुछ योजनाओं में किस्तें अर्धवार्षिक होती हैं या त्रैमासिक या मासिक भी हो सकती हैं। ये संबंधित योजना के परिपत्रों को पढ़ने से इस चीज के संबंध में जानकारी हो सकती है कि उस योजना के किस्त की आवर्तता क्या होगी। इसके अलावा अगर ये देखें कि किस्तों की संख्या कितनी होगी, तो किस्तों की संख्या निकालने की का तरीका ये है कि ऋण की जो भी अवधि है उसमें से अगर ग्रेस पीरियड को हटा दें तो जो भी टाइम पीरियड बचेगा उस पीरियड में ही ऋण की वसूली होगी और उस अवधि में किस्तों की आवर्तता के अनुरूप किस्तों की संख्या की गणना की जा सकती है। अब जो तीसरा प्रश्न है
कि कुल मूलधन कितना है और एक किस्त का मूलधन क्या होगा, तो कुल मूलधन वही होगा जितना हमने ऋण दिया है, और एक किस्त का मूलधन निकालने का एक सूत्र है कि एक किस्त का मूलधन लिया गया ऋण बटे कुल किस्तों की संख्या। तो साथियों इस पूरे जो तथ्य हैं इनको एक केस एक्सरसाइज के माध्यम से समझें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकेंगे। एक केस एक्सरसाइज के लिए पार्टिकुलर हम लोगों ने ली है। श्रीमती कमलेश को 80,000 का ऋण कृषि क्षेत्र की योजना के लिए 12.5% की दर से 7 वर्षों के लिए स्वीकृत कर दिनांक 11/7/6 को 35,000 रुपए और 21/8/6 को 45,000 रुपए 2 किस्तों में वितरित किया गया है। इस तरीके से कुल 80,000 का लोन दिया गया। अब इसी केस में हम लोग ड्राइंग लिमिट बना करके देखेंगे। तो ड्राइंग लिमिट बनाने के लिए जैसा हमने कहा कि हमें कुछ तथ्य इस समस्या से मिल रहे हैं। सबसे पहला, प्रथम किस्त की जो तारीख है वो 11/7/6 है, 35,000 रुपए, और दूसरी या अंतिम किस्त की तारीख है 21/8/6 जो कि 45,000 रुपए की है। इस प्रकार कुल लोन 80,000 रुपए का हुआ है। ब्याज दर 12.5% है। ऋण की अवधि 7 वर्ष की है और ग्रेस पीरियड 1 वर्ष का है। ग्रेस पीरियड हमने कैसे जाना? ग्रेस पीरियड चूंकि ये कृषि क्षेत्र की योजना है और कृषि क्षेत्र की योजनाओं में सामान्य रूप से 11 महीने से लेकर के 1 साल का ग्रेस पीरियड है, तो इस पर्टिकुलर योजना में हम मान के चल रहे हैं कि 1 वर्ष का ग्रेस पीरियड है। अब साथियों ड्राइंग लिमिट की गणना की जब बात आती है तो वही 3 प्रश्न जिनके बारे में पहले हमने चर्चा की। पहली किस्त कब आएगी? तो हमने देखा कि ये लोन डिस्पर्स हुआ है तो उसके आधार पर पहली किस्त हम निकालेंगे। दूसरा, कितनी किस्तें बनेंगी और किस्तों की आवर्तता क्या होगी, और तीसरा प्रश्न, एक किस्त का मूलधन क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न पर पहली किस्त कब आएगी? ऋण की अंतिम किस्त के वितरण की तिथि साथियों इस पार्टिकुलर लोन में जो ऋण के अंतिम किस्त का वितरण हुआ है वो 21/8/2006 को हुआ है। 21/8/2006 में अगर हम ग्रेस पीरियड को जोड़ दें, इस पार्टिकुलर स्कीम में ग्रेस पीरियड 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष अगर हम जोड़ देते हैं तो जो तारीख हमें मिलती है वो है 21/8/2007। तो साथियों 21/8/2007 के ठीक बाद का जो भी किस्त की ड्यू डेट होगी, अब चूंकि इस मामले में वार्षिक किस्त आती है और हम जानते हैं वार्षिक या अर्धवार्षिक किस्त 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को ही लगती हैं, तो 21/8/2007 के बाद का 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर जो होगा वो होगा 1/10/2007। तो साथियों जो पहली किस्त की तिथि होगी वो 1/10/2007 होगी। तो पहले सवाल का जवाब हमने तलाश लिया कि इसकी पहली किस्त कब आएगी, वो 1/10/2007। दूसरा प्रश्न, कितनी किस्तें बनेंगी और किस्तों की आवर्तता क्या होगी? साथियों ये ऋण कृषि क्षेत्र का ऋण है तो वार्षिक किस्तें होती हैं। इस अवधि में कितनी किस्तें लगेंगी? ऋण की अवधि हमने देखा 7 वर्ष की है, ग्रेस पीरियड 1 वर्ष है, तो 7 में से अगर 1 को घटा देते हैं तो 6 वर्ष की अवधि में कुल किस्तें लगेंगी। अब चूंकि वार्षिक किस्त है, 6 वर्षों में वसूल किया जाना है, तो किस्तों की कुल संख्या क्या होगी? 6। चूंकि हर वर्ष 1 किस्त आएगी इसलिए कुल किस्तों की संख्या होगी 6। इसी प्रकार से साथियों अगर हम देखें एक किस्त का मूलधन कितना होगा, तो सूत्र, एक किस्त का मूलधन कुल मूलधन में से कुल किस्तों की संख्या को डिवाइड कर दें तो एक किस्त का मूलधन 13,333 रुपए निकल करके आता है। अब ड्राइंग लिमिट का प्रारूप देखें। ड्राइंग लिमिट निकालने के लिए जो 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। पहली किस्त 1/10/2007 को आएगी, तो हमारी ड्राइंग लिमिट का स्टार्टिंग पॉइंट 1/10/2007 होगा। दूसरा, कितनी किस्तें बनेंगी? 6 बनेंगी। आवर्तता क्या होगी? वार्षिक होगी। इसका मतलब ड्राइंग लिमिट में जो आवर्तता होगी वो वार्षिक होगी, यानी ड्राइंग लिमिट का पहला साल 1/10/2007, दूसरा साल 1/10/2008 और इसी तरीके से 6 साल तक ये चलेगा। एक किस्त का मूलधन कितना होगा? 13,333, यानी हर ड्राइंग लिमिट, हर साल के ड्राइंग लिमिट में इतना ही मूलधन कम होता चला जाएगा।
तो इसे जरा प्रैक्टिकली देखें हम लोग टेबल फॉर्म में। तो ड्राइंग लिमिट की जो टेबल बनी हुई है, पहली जो डेट है वो 1/10/2007 है, और चूंकि वार्षिक किस्तें हैं इसलिए अगली तारीख इसमें होगी 1/10/2008। 1/10/2007 को ड्राइंग लिमिट निकालने के लिए मूलधन में से हम इसका एक किस्त का मूलधन घटा देंगे। कुल मूलधन है 80,000, इसमें से हमने घटा दिया एक किस्त का मूलधन 13,333 रुपए, और इस तरीके से 1/10/2007 की ड्राइंग लिमिट निकल करके आ गई 66,667। अब जब अगले वर्ष की ड्राइंग लिमिट निकालनी होगी, अगला वर्ष यानी 1/10/2008 की ड्राइंग लिमिट निकालनी होगी, तो जो पिछले वर्ष की ड्राइंग लिमिट थी यानी 1/10/2007 की ड्राइंग लिमिट थी, उसमें में से पुनः एक किस्त का मूलधन हम घटा देंगे, यानी 66,667 में से फिर से 13,333 घटा देंगे, और ड्राइंग लिमिट निकल के आ जाएगी 1/10/2008 की 53,334 रुपए। साथियों, इसी प्रक्रिया को अगर हम बार बार दोहराते रहें तो अगले सालों की ड्राइंग लिमिट निकलती चली आएगी। और फाइनली हम ये देखेंगे कि जो छठा वर्ष होगा, पहली किस्त से छठा वर्ष, उसमें छठा वर्ष 1/10/2012 को होगा, और उसमें फाइनली ड्राइंग लिमिट हमारी 0 हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से ड्राइंग लिमिट निकालने की एक विधि हम लोगों ने देखी। ड्राइंग लिमिट के लिए ग्रेस पीरियड के सर्कुलर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि विभिन्न प्रोजेक्ट में किस्तें किस प्रकार से लगाई जाती हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या व्यक्तिगत संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।